हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। फ्रेंड्स, हमने सीडीपीओ और 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया है। हमने दो से टेस्ट सीरीज पैरेलल लेके चलना है। पहला करंट अफेयर्स का होगा और दूसरा जीएस स्टडी पोर्शन का होगा। करंट अफेयर्स में अभी तक 3 वीडियो प्रोवाइड किया जा चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आपने मिस किया है तो नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या जो ये राइट कॉर्नर पे सिंबल आ रहा है आई बटन का, इस पे क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है। और आज जीएस स्टडी पोर्शन में शुरू किया है हमने पॉलिटी से। इसमें आज हम टेस्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट पे आपकी तैयारी कितनी है, सुप्रीम कोर्ट के तथ्यों से रिलेटेड आपकी जानकारी कितनी स्ट्रांग है, उसके बारे में जीएस का टेस्ट नंबर 1 है। तो आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। टोटल क्वेश्चन है 14 और आपका आज का कट ऑफ रहेगा 12 क्वेश्चन। या सीडीपी और बीपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ साथ बीएसएससी, बिहार एसआई, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसका बेस्ट बुक जो है जिसपे हमने क्वेश्चन तैयार किया है लक्ष्मीकांत है। ठीक है, आप सभी को आपने सभी लक्ष्मीकांत पढ़ रखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय न्यायालय की एकल व्यवस्था कहाँ से ग्रहण करी गई है? भारतीय न्यायतंत्र की एकल व्यवस्था कहाँ से ग्रहण करी गई है? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिकी संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, और चौथा ऑप्शन है यह पूर्णतः नई व्यवस्था है। मैं आपको गारंटी देना चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, काफ़ी एनालिटिकल और काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने इसमें समाहित करी है। यदि 14 में 12 आप सही कर लेते हो तो समझ जाओ कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि यह तथ्य और प्लस आपका कंसेप्चुअल दोनों क्लियरिटी को जांचेगा। तो इसका सही आंसर जो है वह होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है, भारतीय न्यायालय की एकल व्यवस्था भारत में है। आपको न्यायालय की एकल व्यवस्था लागू है न्याय प्रणाली की, ये भी पता होना चाहिए। और यह कहाँ से लिया गया है? 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है केवल उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से। दूसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह से, किसी से सलाह नहीं लेता, और एनजेएसी के सलाह से। ठीक है, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा बताएं। सही ऑप्शन इसका बी होगा। राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जब करता है तो उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से सलाह तो लेता ही है, इसके साथ साथ उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे भी सलाह लेता है। तो आपका सही जो ऑप्शन है वह सही ऑप्शन होगा बी। सही ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश शपथ लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश शपथ लेते हैं केवल और केवल राष्ट्रपति के समक्ष, राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष, बार काउंसिल के समक्ष। बताएं जी, आपका जो सही ऑप्शन होगा वह बी होगा। राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं या इस कार्य के लिए उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना शपथ ग्रहण करते हैं। आगे बढ़िए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि यदि जो भी मैं करंट अफेयर से रिलेटेड और स्टडी पोर्शन से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करता हूँ उसका पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं ज़रूर शेयर करता हूं। तो आप नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करी गई है। प्रश्न है, ध्यान से सुनिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है संविधान में कितनी निर्धारित करी गई है? आपके ऑप्शन है कम से कम 50 वर्ष, बी ऑप्शन है कम से कम 40 वर्ष, 65 वर्ष, और डी ऑप्शन है कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं करी गई है। जी, इस आपका सही जो ऑप्शन होगा वह डी होगा। भारतीय संविधान में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम आयु जो है उच्चतम न्यायालय के लिए 65 साल है, ये ध्यान में रखना। ठीक है,
शब्दों का हेरफेर है। बीपीएससी अक्सर शब्दों के हेरफेर से आपको घुमा देती है और जानते हुए तथ्य को भी आप गलत कर देते हो, तो शब्दों पे ध्यान देना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो आपके ऑप्शन हैं दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार पर, केवल दुर्व्यवहार पर इनको नहीं हटाया जा सकता, हटाने से न्याय प्रणाली का हनन होगा। ये 4 ऑप्शन है, इसमें सही बताएं। तो आपका सही आंसर जो होगा वह ए होगा, ए ऑप्शन। दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार, यही 2 ऐसे माध्यम हैं जिसके आधार पे, यही 2 ऐसे बेस हैं जिसके आधार पे जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की जो प्रक्रिया चलती है उपबंध करता है। आपके ऑप्शन है प्रथम न्यायाधीश मामला 1982, द्वितीय न्यायाधीश मामला 1998, सी ऑप्शन है कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1986। जी बताएं सोच समझ के। आपका सही ऑप्शन होगा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। न्यायाधीश जांच अधिनियम जब आप पढ़ते होंगे पॉलिटी कहीं भी, तो उसमें देता होगा ना कि जब न्यायाधीशों पे इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो यदि लोकसभा से और राज्यसभा से, यदि लोकसभा से इनिशिएट होता है तो 100 मेंबर का हस्ताक्षर होना चाहिए, राज्यसभा के मामले में 50 मेंबर का, और जब मान लीजिए कि लोकसभा से इनिशिएट होता है 100 मेंबर ने हस्ताक्षर सहित जो है वो हस्ताक्षर सहित पत्र जो है लोकसभा के अध्यक्ष को दे दिया, तो लोकसभा अध्यक्ष इसे स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है। स्वीकार कर दिया तो 3 सदस्यीय समिति बनती है और वह समिति जांच करती है कि सामने वाला न्यायाधीश जो है, हमने अभी बेस क्या पढ़ा था, माफ कीजिएगा, दुर्व्यवहार एवं सिद्ध कदाचार, ये दोषी पाया जाता है कि नहीं इसका। यदि दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति स्वीकृति दे देता है। यदि उस पर तो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और न्यायाधीश को अपने पद से पद त्याग करना पड़ता है। तो न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में जो महाभियोग की प्रक्रिया है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के द्वारा की जाती है। आप ध्यान में रखना इस चीज को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के कार्यकारी, ध्यान में रखिएगा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसी को नहीं बनाया जा सकता, इसमें से कोई नहीं। तो जो भी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है वह है राष्ट्रपति। सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में इनमें से कौन गलत है? कौन सा ऑप्शन जो है उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में गलत है? ऑप्शंस हैं आपके कार्यकाल की सुरक्षा, ये तो सही है भाई, कार्यकाल की सुरक्षा होती है तो ये गलत नहीं है। अनिश्चित सेवा शर्तें, ये थोड़ा सा वो लग रहा है। निश्चित निधि के व्यय, तो संचित निधि से व्यय तो होता ही है ऑब्वियस, और कार्यपालिका से पृथक रख के इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है। लेकिन अनिश्चित सेवा शर्तें नहीं होती है, इसमें निश्चित सेवा शर्तें जो है न्यायाधीशों को दी जाती है ताकि उनकी सुरक्षा कायम रहे, तो उनकी स्वतंत्रता कायम रहे। तो ये जो आपका सही ऑप्शन होगा वह बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। जो मूल क्षेत्राधिकार होता है उच्चतम न्यायालय का, उसके अंतर्गत किस प्रकार के मामले आते हैं, यह प्रश्न पूछ रहा है, जिसमें आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है भारत के संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद, किसी नागरिक द्वारा केंद्र या राज्य के विरुद्ध लगाए गए मामले, राज्य वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत के संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच जो भी विवाद होता है ना, वही जो है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है उच्चतम न्यायालय के। अगला प्रश्न है कि अभिलेख न्यायालय का अर्थ है। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है न्यायालय की कार्यवाही एवं उसके फैसले सर्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है न्यायालय की अवमानना पर दंडित करने का अधिकार इसके पास होगा। और सी ऑप्शन है कि ए और बी दोनों सही हैं। और डी है, डी कह रहा है कि प्रयोग में ऐसा कुछ नहीं होता, यह केवल शाब्दिक महत्व रखता है। तो आपके सही ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों।
अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि इसके जो भी साक्ष्य हैं सर्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में, जो भी डिसीजंस हैं, कार्यवाही हैं, सर्वकालिक अभिलेख और साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। ठीक है, और न्यायालय की यदि कोई अवमानना करता है तो इस पे न्यायालय खुद उसको दंडित करने का, मतलब उसके पास, न्यायालय के पास पावर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार का यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है? आपके ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, लोकसभा और राज्यसभा। जी, सही ऑप्शन होगा आपका सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन? केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, वरिष्ठ अधिवक्ता, सामान्य अधिवक्ता, इसमें से कोई नहीं। देखिए, केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही ऐसे वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो है किसी प्रकार का रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं। यदि वरिष्ठ अधिवक्ता मतलब उसमें जाता है, उच्चतम न्यायालय में अटेंड होता है, तो बिना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के हेल्प के नहीं जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का वर्णन है। ऑप्शंस हैं आपके अनुच्छेद 131 में, अनुच्छेद 131 ए में, अनुच्छेद 142 में, अनुच्छेद 124 में। तो आपके सही ऑप्शंस होंगे, बताएं, सोच के बताएं। जी, आपके सही ऑप्शंस जो हैं वह 142 है। ठीक है, तो ये थे आज के, माफ कीजिएगा, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है कि जब सेवानिवृत्त न्यायाधीश अल्पकाल के लिए कार्य करने का अनुरोध किया जाता है किसी भी रिटायर्ड न्यायाधीश से, तो यह कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्तों का वह उपभोग करने का योग्य होता है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है वह न्याय निर्णय शक्तियों और विशेष अधिकारों का अधिकारी होगा। सी वाला ऑप्शन है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। उपरोक्त तीनों सही है। ठीक है, तो यह उपरोक्त तीनों सही है, क्योंकि यदि किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अल्पकाल के लिए कार्य करने के लिए अनुरोध किया जाता है, तो वह जो भी राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित भत्ते होते हैं उसका वो उपभोग करेगा, और जो भी उसकी न्याय निर्णय की शक्तियां हैं और विशेष अधिकार हैं उसका अधिकारी होगा, लेकिन वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये था 14 प्रश्न सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आई होप कि आपको कंटेंट्स समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा इसकी क्वालिटी। तो यदि वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, अपना मार्क्स शेयर करें, जो भी मार्क्स आप ऑब्टेन किए हैं आज के टेस्ट में, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।